हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमिना और अब हम बात करेंगे इस पे कुछ चीजों की जो हमने पढ़ी थी, है ना। तो व्हाट यू हैव लर्न, यानी कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कुछ वस्तुएं जो होती है वो आवेशित हो जाती है अगर हम उसको किसी वस्तु के ऊपर रगड़ रहे हैं, यानी कि रब कर रहे हैं। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रब करने से, यानी कि रगड़ने से वो आवेशित हो जाती है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी। तो जब हम किसी वस्तु पे किसी दूसरी वस्तु को रगड़े तो वो आवेशित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमारे पास दो तरीके के आवेश होते हैं, या दो ही तरीके के आवेश हैं। एक है धनात्मक आवेश, यानी कि एक आवेश होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक आवेश, जिसको हम ऋणावेश भी कहते हैं। तो एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, और दूसरे होते हैं ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक। अब लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम सेम चार्जेस होते हैं, यानी कि जिनका मान बराबर बराबर है, जैसे दो प्लस प्लस चार्ज ले लो, ये दोनों एक दूसरे से रेपल करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित बल करते हैं। और अगर मैं बात करूं, एक प्लस और एक माइनस है, यानी कि ये दोनों के दोनों अनलाइक चार्ज हैं, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। तो लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो लाइक चार्जेस है, यानी कि जो समान आवेश हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकाशित करते हैं, एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का देते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धक्का देते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस की, यानी कि ऐसे आवेश जो अपोजिट साइन के हैं, जैसे एक प्लस और एक माइनस, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। The electrical charge produced by rubbing are called static charges. जो चार्ज घर्षण करके या रब के, रगड़ने के बाद आते हैं, उनको हम स्थिर या फिर हम कह सकते हैं स्थैतिक आवेश। तो स्थैतिक आवेश क्या होता है? स्थैतिक आवेश वह आवेश जो किसी वस्तु को किसी वस्तु के ऊपर रगड़ने पर, रब करने पर आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर गुब्बारा है और मैंने उस गुब्बारे को अपने कपड़े पे रगड़ना शुरू कर दिया, रब करना शुरू कर दिया। तो जो आवेश उस गुब्बारे में आ जाएंगे ड्यू टू रबिंग, यानी कि उस गुब्बारे के ऊपर आवेश आ जाएंगे जो रगड़ने से, वो कैसे आवेश होंगे? वह स्थैतिक आवेश होंगे। वह हमारे पास एक तरीके के स्टैटिक चार्जेस होंगे। चलिए, तो ये 4 पॉइंट नोट करेंगे, देन वी विल लुक फर्दर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब आवेश चलते हैं तो धारा का प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित कब होती है? जब आवेश चलते हैं, ठीक है। तो चार्जेस मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहते हैं फ्लो करेंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में धारा बहती है। कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो कहते यही है कि जब चार्ज मूव करता है, जब आवेश चलता है, तो ही धारा आती है। यानी कि धारा का मतलब क्या है? आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह धारा होती है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोस्कोप में बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। अब एक इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस हो गया
जिससे ये पता लगता है कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। यानी कि एक इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप से आप बता सकते हो कि किसी बॉडी के पास चार्ज है या कोई बॉडी के पास चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि आवेश अगर किसी वस्तु के पास है या किसी वस्तु के पास आवेश नहीं है, ये कैसे पहचान सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्कोप से पहचान सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जब हम किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी की तरफ भेज दें, यानी कि हम किसी एक आवेशित वस्तु से उस आवेश को कहां भेज दें, पृथ्वी की तरफ भेज दें, तो इस प्रक्रिया को अर्थिंग कहा जाता है। लोकल अर्थिंग भी हम लोग कहते हैं, जो हमारे घरों में होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे करंट से या कहीं से गलती से तार लीक हो गई तो वो सारी की सारी धारा कहां भेज देंगे, हम पृथ्वी के अंदर भेज देंगे। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, यानी कि अर्थ इज द बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ये अर्थ हैज अ वेरी बिग कंडक्टेंस। The process of electric discharge between clouds and the earth or between different clouds cause lightning। तो होता क्या है, अब एक बादल है, इसके पास इसके आवेश है, दूसरा बादल उसके पास उसके आवेश है, जब ये दोनों के दोनों आपस में टकराएंगे तो इससे क्या होगा, एक बिजली चमकेगी, लाइटनिंग की प्रक्रिया होगी, जिसको हम कहेंगे लाइटनिंग, है ना। तो जब एक बादल जो आवेशित है, दूसरा बादल वो भी आवेशित है, दोनों आपस में टकरा जाए या आपस में घर्षण कर जाए, तो जिसके कारण क्या होगी, एक बहुत बड़ा चमक यानी कि एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होगी इन द स्काई, दैट विल बी नोन एज लाइटनिंग, उसको हम लाइटनिंग कहेंगे। लाइटनिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बिल्कुल, अगर वो लाइटनिंग किसी के ऊपर गिर गई या फिर वो जो बिजली चमक रही थी वो किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर गई, किसी वस्तु के ऊपर गिर गई, तो वो लाइफ तो डिस्ट्रॉय कर ही सकती है, साथ साथ में उस बिल्डिंग को भी हार्म कर सकती है, यानी कि इट इज ऑल्सो डैमेजेबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, इट मीन्स प्रॉपर्टी भी हमारी डैमेज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं, हमारे घरों में क्या लगे रहते हैं, बिजली के हमारे घरों में चालक लगे रहते हैं। तो जब ये लाइटनिंग इसके ऊपर गिरेगी तो द एंटायर लाइटनिंग विल बी स्प्रेड आउट और विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ। तो क्या कर देंगे, सारी की सारी जितनी भी लाइटनिंग इस कंडक्टर के ऊपर पड़ेगी, ये इसको ट्रांसमिट कर देगा पृथ्वी के अंदर, इसको भेज देगा, जिसको हम अर्थिंग कह रहे हैं, वो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारी इस एक्सेसिव लाइटनिंग को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा अर्थ की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ। तो जो भूकंप आता है वो क्या होता है, एक हिसाब से एकदम से आया हुआ सडन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग होती है पृथ्वी में, धरती हिलने लग जाती है, कांपने लग जाती है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, उसको हम भूकंप कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे यहां से। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो क्या होता है, जो भूकंप आता है वो क्यों आता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, सी बेड्स है, बेसिकली क्या है, प्लेट्स हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे ना, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। इनके टकराने के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे कुछ तरंगे बनती हैं, कुछ वेव्स बनती हैं, और ये वेव्स क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी को शेक कर देती है, कंपन प्रोड्यूस करती है, जिसको मैंने आपको बताया था सेस्मिक वेव्स हम इनको कहते हैं, सेस्मिक तरंगे हम इन्हें कहते हैं। और ये सेस्मिक तरंगे क्या करेंगी, पृथ्वी को कंपन उत्पन्न करेंगी, पृथ्वी पे कंपन उत्पन्न करेंगी, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण भूकंप जैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भूकंप किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर आया है, इट इज नॉट पॉसिबल। हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहां पर, किस जगह पे भूकंप आया है। ठीक है, अर्थक्वेक टेंड्स टू अकर द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट। बेसिकली क्या होता है, जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में टकराव होने के कारण, कोलिजन होने के कारण क्या आ जाता है, भूकंप आता है। और इन बाउंड्रीज को हम फॉल्ट जोन कहते हैं। फॉल्ट जोन वो जोन होती है जहां पर भूकंप बहुत फ्रीक्वेंट आने के चांसेस होते हैं, यानी कि मतलब आप ऐसे समझो कि ज्यादा चांसेस है जहाँ पे भूकंप आने के, है ना, उनको हम फॉल्ट जोन कहते हैं।
डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिचर स्केल। जो रिचर स्केल है वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को बताता है, मतलब ये बताएगा कि उस भूकंप की जो तीव्रता है वो कितनी ज्यादा है और वो वहां पर कितना नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आपको बताएगा, उसका एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि वो कितनी हानि पहुंचा सकता है, ये आपको मेजर करवाएगा, ये आपको बता सकता है। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा मान आ जाता है रिक्टर स्केल में तो समझ जाना कि ये भूकंप जो है बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका था, सीवर है ये लाइफ और प्रॉपर्टीज के लिए, यानी कि जो भूकंप आया है ये लोगों के कह सकते हो प्रॉपर्टी को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है और इवन दो लाइफ को भी पहुंचा सकता है, जन जंतु को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक। और हमें क्या करने चाहिए, हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें पूरी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सारे प्रिकॉशंस हमें पता होने चाहिए कि जब भूकंप आएगा और हम घर के अंदर हैं तो क्या करें, और अगर हम घर से बाहर किसी सेफ प्लेस में भागने की कोशिश करें या रोड में हैं तो कहाँ जाएं। तो हमें प्रिकॉशंस पता होने चाहिए जिससे हम भूकंप के समय पे अपनी जान और साथ साथ अपने नियर बाय जो भी लोग रहते हैं उनकी जान बचा सके। तो ये प्रिकॉशंस लेने बहुत 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 अनिवार्य है। चलिए अब इन्हें नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 1 एंड 2। आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पर गलत है या सही है, आपको ऑप्शन चुनना है एमसीक्यूज में। सो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से चार्ज नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हो बहुत आसानी से इसको चार्ज नहीं किया जा सकता ड्यू टू फ्रिक्शन। प्लास्टिक स्केल, कॉपर रॉड, इन्फ्लेटेड बलून और वूलन क्लॉथ। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको बहुत आसानी से घर्षण से आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना घर्षण से किसको आवेशित नहीं किया जा सकता, तो घर्षण से आवेशित नहीं किया जा सकता कॉपर रॉड को, है ना। कॉपर की रॉड को हम घर्षण से आवेशित नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि ये मेटल है। तो मेटल को अगर आवेशित करना है, धातु है तो धातु को अगर आवेशित करना है तो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसका सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो कॉपर की रॉड, When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, जो ग्लास है अगर हम उसको रब करेंगे सिल्क की क्लोथ से तो क्या होगा, तो जो चार्ज है यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और क्लोथ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। चलिए ट्रू एंड फॉल्स अब हम यहाँ करते हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब लाइक का मतलब क्या है, प्लस चार्ज और एक और प्लस चार्ज, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर माइनस चार्ज और एक और माइनस चार्ज, यानी कि दोनों के दोनों माइनस चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं रेपल करते हैं, तो इट इज फॉल्स, यानी कि यह कथन गलत कथन है। यहाँ पर रेपल होता तो इट विल बी ट्रू। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक चार्ज ग्लास की रॉड अट्रैक्ट करती है चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को, तो सही बात है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव होता है और प्लास्टिक की स्ट्रॉ पे नेगेटिव चार्ज आता है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो बिजली से नहीं बचाते, तो फिर हम इसको लगाएंगे क्यों, तो बिल्कुल फॉल्स है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे घर को। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। हम पहले से ही अर्थक्वेक को पता लगा सकते हैं, बिल्कुल आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेयर एंड व्हेन। हम ये बता सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है बिल्कुल, लेकिन कब आएगा, कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, ये आप नहीं बता सकते, तो आप एडवांस में इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत पहले इसको प्रिडिक्ट कर दो, एडवांस का मतलब है पहले ही 6-7 दिन पहले मुझे पता लग गया भूकंप आने वाला है, वहां आप लोगों को भगा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं जब वो आ रहा होगा कि भूकंप आने वाला है, बट एट एडवांस या बहुत पहले हम इसको नहीं पहचान सकते। ठीक है, छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। Sometimes a crackling sound is heard while taking off the sweater during winter। जब आप कहीं क्या करते हो, सर्दियों में स्वेटर हटाते हैं तो चट चट आवाज आती है, इससे क्यों, तो यहाँ पर होता है ड्यू टू द चार्जेस या ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस।
जो स्थैतिक आवेश होते हैं उनके कारण ये चटचटाने की आवाज आती है, जो ये कपड़ों से चटचट आवाज आती है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। टेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। अगर हम किसी आवेशित वस्तु को अपने हाथों से छू लेते हैं तो अनावेशित कैसे हो जाती है, वह अपना आवेश कैसे हानि हो जाती है उसमें आवेश की। तो जैसे ही हम उस पर क्या लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वो सारा का सारा आवेश अर्थ पे ट्रांसफर कर देगी, यानी कि पृथ्वी को दे देगी। सो व्हेन अ चार्ज बॉडी is touched with our hand, it transmit the charge to the earth। तो ये क्या कर देती है, ये सारे आवेश को पृथ्वी में क्या कर देती है, प्रवाह करा देती है, जिसके कारण वो जो बॉडी है उसके अंदर जो चार्ज है वो अनावेशित हो जाती है, उसके अंदर से आवेश हट जाता है। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्शन एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड। वो स्केल बताओ, वो फीटा बताओ जिसमें डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को मेजर करते हैं। तो रिचर स्केल वहां फीटा है, वह स्केल है जिससे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल, यहाँ पर हमने 3 का अर्थक्वेक मेजर किया। वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ, इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। क्या ये सिस्मोग्राफ से रीड किया जाएगा या ये बहुत ज्यादा, तो सिस्मोग्राफ इसे बताएगा, पर ये 3 है, बहुत कम रीडिंग इसकी आएगी। और याद रखिएगा इसका बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है। 7 से ऊपर जब जाता है तो उसका बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। अपने आप को अगर हमें बचाना है लाइटनिंग से, यानी कि बिजली से, तो हमें 3 कौन से तरीके यूज करने हैं, 3 कौन कौन से तरीके यूज करने हैं जिससे हम बच सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सेफ प्लेस पे रन करना है, रन टूवर्ड्स सेफ प्लेस, रन टूवर्ड्स सेफ प्लेस। वैसे तो आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा कि अगर आप आउटसाइड हो तो क्या करेंगे, अगर आप इनसाइड हो घर के तो क्या करेंगे। तो अगर आप आउटसाइड हो, घर से बाहर हो, तो किसी सेफ प्लेस पे जाओ। डू नॉट स्टैंड अंडर टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे खड़े मत होना, ठीक है। ये आपको दूसरा प्रिकॉशन मेजर करना है। और सर तीसरा प्रिकॉशन, अगर आप घर से बाहर है तो क्या यूज करेंगे, डू नॉट रन ऑन द हाइट या हाइक, किसी ऊंचे पहाड़ी पर्वत पे मत चढ़ जाना, आप कहीं पर रहना। मिनिमम एरिया बनाने की कोशिश करना, कम से कम अपनी बॉडी का पार्ट अपने क्लोज कर लेना, जिससे आप सबसे छोटे टारगेट बन सको लाइटनिंग के स्ट्राइक से। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, देन आई विल टेल कि और कौन से तरीके होंगे अगर आप इनसाइड हाउस हो, अगर आप घर के अंदर हो। अगर आप घर के अंदर हैं, इफ यू आर इनसाइड होम और लाइटनिंग हो रही है, यानी कि बिजली चमक रही है और आप घर के अंदर, इफ यू आर इनसाइड योर होम एंड इफ लाइटनिंग हैपन, सो क्या करेंगे, जब आप घर के अंदर, ठीक है। सो इनसाइड हाउस अगर आप हैं, घर के अंदर आप हैं, तो सबसे पहले डोंट बाथ, डू नॉट टेक बाथ, भाई नहाना नहीं, ठीक है।
पाइप से दूर रहना है, बिजली से दूर रहना है, रनिंग वाटर से दूर रहना है, क्योंकि ये ज्यादातर बिजली का प्रवाह अपने आप से कराते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में देनी है, डू नॉट टेक बाथ, आप नहाए नहीं। दूसरी, डोंट यूज वायर्ड टेलीफोन्स, तार वाले टेलीफोन का उपयोग ना करें। आप मोबाइल से किसी को कॉल कर सकते हैं, पर फिर भी ध्यान दें कि जो आपका दोस्त है या आप किसी रिश्तेदार रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं मोबाइल से, उनका जो कॉल हो, उनका जो फोन हो, वो तार वाला ना हो, वो भी मोबाइल से ही बात कर रहे हो। पता लगा आप तो मोबाइल से कर रहे हैं, वो तार वाले से कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरी चीज, डू नॉट स्टैंड ऑन द विंडो साइड, खिड़की की साइड खड़े ना रहें, खिड़की बंद कर दें और अपने घर के अंदर सुरक्षित रहें, क्योंकि खिड़की अगर आप खोलेंगे तो यू विल बिकम द टारगेट। आप ऐसा हो सकता है कि आप टारगेट बन जाए लाइटनिंग के। तो अगर आप अपने घर के अंदर हैं और लाइटनिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, नहाना नहीं है, अवे रहना, स्टे अवे फ्रॉम द पाइप्स। और रनिंग वाटर, आपको चलते हुए पानी, बहते हुए पानी और पाइप से दूर रहना है। यू डोंट नीड टू यूज वायर्ड टेलीफोन्स, यानी कि जो तार वाले फोन होते हैं उनका उपयोग आपको नहीं करना। यस, यू कैन यूज मोबाइल फोन्स, but keep in mind that your relative or your friend is not using that wired telephones। वो ना यूज कर रहा हो वायर टेलीफोन को, यानी कि तार वाले फोन वो ना यूज कर रहा हो जो रिश्तेदार हमारा है। डू नॉट स्टैंड ऑन द विंडो साइड, यानी कि कभी भी खिड़की के साइड पे आप खड़े ना रहें, क्योंकि खिड़की के साइड अगर आप खड़े रहेंगे तो यू विल बिकम अ इजी टारगेट फॉर द लाइटनिंग, यानी कि आप लाइटनिंग के लिए इजी टारगेट बन सकते हैं। चलिए फटाफट इन्हें नोट कर लीजिए। तो ये है कुछ तरीके। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बचे हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो प्रश्न हमारे रह गए हैं, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर तो खत्म हो ही गया, बट नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।